नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे चरण का चुनाव का मतदान बड़े ही दिलचस्प तरीके से जारी है। हालांकि अब तक की जो जानकारी मिली उसके अनुसार प्रातः 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। 10 जिले हैं, 57 सीटें हैं, 676 प्रत्याशी है और दिग्गज है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प की बात यह है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उन क्षेत्रों में क्या हो रहा है जहां पर बीजेपी और बीएसपी से बागी होकर के सपा में चले गए, उनका क्या चुनाव है, कैसा चुनाव है। और इसमें जब नाम आता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सबसे पहले नाम आ जाता है। नाम अगर आता है तो राम अचल राजभर का नाम पहले आ जाता है। अगर नाम आता है तो लालजी वर्मा का नाम पहले आ जाता है। अगर नाम आता है तो सुरेंद्र सिंह का पहले नाम आ जाता है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने बीजेपी और बीएसपी से नाता तोड़ा और सपा से जोड़ा, और मतदाता की सबसे ज्यादा रुचि इन्हीं सीटों पर है। हालांकि कई जगह पर जो सूचनाएं मिल रही हैं, कतारें लंबी लंबी लगी हुई है, लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मतदाता चुप है। जब मीडिया कुरेदती है बार बार, तो कह देता विकास पर वोट दे रहे हैं, अमन चैन पर वोट दे रहे हैं, लेकिन वो चुप है। और ये जो चुप्पी है, ये भी हमारे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए काफी टेंशन में डाले हुए हैं। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे अब तक का क्या है अपडेट और कैसा चल रहा है चुनाव। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नितिन दीक्षित जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन, जरा मुझे बताइए क्या अपडेट है आपके पास इस समय तक का। जी बिल्कुल, अभी आपको बता दूं अपडेट अगर कि इस समय जो है करीब 9% की लगभग वोटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करी जाए उत्तर प्रदेश में जो छठा चरण है, ये कहीं ना कहीं पूर्वांचल जो है सरकार बनाने में बहुत अहमियत भी रखता है। क्योंकि 2017 की अगर बात करी जाए तो 2017 में इन 57 जो चुनाव होने हैं, वोटिंग हो रही है, इनमें अगर बात करी जाए आंकड़ों की तो 46 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी और 5 सीटें बसपा के खाते में गई थी। बसपा ने बढ़ावी बनाई थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का एक अहम योगदान भी रहा है और योगदान के साथ साथ ये मुख्यमंत्री भी तय करती है। ठीक बात है। त्रिपाठी जी, आप इस छठे चरण के चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूं आपसे। नहीं, देखिए, आपने जो स्टार्टिंग जब डिबेट की शुरू की जी, तो आपने जिन दिग्गजों की बात की, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे राम अचल राजभर हो, चाहे सुरेंद्र सिंह, देखिए ये सब दिग्गज पिछले 3 दशक से पार्टियों का चोला बदलते रहे हैं। मतदाता इनको वोट देता रहा है और ये पार्टियों का सिंबल और चोला बदलते रहे हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तो उन्होंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया। जब भाजपा ने 5 साल पूरी मलाई खा ली, अंतिम क्षणों में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी। मतदाता सब समझता है। और छठवें चरण का जो वोट की आपने बात की, पहले चरण से हर चरण का मतदान बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। और ये 6वां और 7वां चरण जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहा जाएगा, क्योंकि जिन गढ़ में चुनाव हो रहा है, चाहे वो देवरिया हो, गोरखपुर हो,
आपका पूरा इलाका हो, ये पूर्वांचल का एक बाबा योगी आदित्यनाथ का एक गढ़ है। और इस गढ़ में अखिलेश ने सेंध जरूर लगाई है, लेकिन सेंध कितनी लग पाएगी ये बात की बात है। तीसरे रूप में त्रिकोणीय संघर्ष में मायावती कहीं ना कहीं कुछ सीटों में लीडिंग कर रही है, और जो उनका दलित मतदाता था जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वो कुछ वापस आता दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटी छोटी जातियों का जो समीकरण अखिलेश ने जोड़ा, और जिस तरीके से रामचंद्र राजभर ने और ये जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि इनका पूर्वांचल में खाता नहीं खुल पाएगा, तो मैं आपको बता दूं जो ये छोटी पार्टियां होती हैं, ये छोटी पार्टियां अकेले चुनाव नहीं जीत सकती है, लेकिन जो इनका 3% 5% जैसे निषाद है, वहां गोरखपुर में पूरी निषाद बेल्ट है, वहां भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा। यहाँ ओम प्रकाश राजभर का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी वेव नहीं चल रही है, कोई भी ऐसी लहर नहीं चल रही है, नेक टू नेक फाइट हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इन दोनों चरणों में अपनी सीटें बचाने का बहुत बड़ा एक संकट है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये सीटें बचा पाएगी? क्योंकि योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले जब 2017 में चुनाव हुआ था वो मोदी की लहर में लड़ा गया था, तो हर सीट पे हर चरण पे एक क्लीन स्वीप हुआ था भाजपा का। तो मुझे ऐसी लहर नहीं दिखाई दे रही है, मुझे स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होता दिखाई दे रहा है, चाहे वो खट्टा जानवर का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो। तो जो स्थानीय लेवल पे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रवाद में ले जाने का प्रयास किया है। यूक्रेन की लड़ाई से जोड़ा गया है, और कहीं भी इस बार हिंदू मुसलमान नहीं हुआ है। जिस तरीके से चुनाव हो रहा है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बेचैनी भी है कि हम कानून व्यवस्था की बात करें, हम राष्ट्रवाद की बात करें, हम अयोध्या में राम मंदिर की बात करें, हम विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें। कल प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत बड़ा रोड शो भी है बनारस में। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब मतदाता ईवीएम में जाएगा तो निश्चित तौर पर जो परेशानी उसने उठाई है, चाहे वो कोविड काल की परेशानी हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या त्रिपाठी जी ये माने कि जो वहां पर पूर्वांचल खासतौर से छठे चरण में जो लड़ाई हो रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचल, लालजी वर्मा ये अप्रासंगिक हो गए, नंबर 1। और नंबर 2, जो समीकरण 2017 में बीजेपी ने किया था, छोटे छोटे दलों को मिलाया था, आज भी उनके पास अपना दल यस है और निषाद, वही समीकरण जो है सीधे सीधे तौर पर अखिलेश ने अपना लिया है। तो अब आप इन दोनों को किस रूप में देख रहे हैं? किसका वेटेज, किसकी ऐसी दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो ये तीनों नेता हैं ये अभी प्रासंगिक नहीं हो गए हैं। ये इनका अपना क्षेत्र में एक वजूद है, इनका अपनी जात पे, अपने वर्ग पे एक प्रभाव है, और ये जिसके साथ रहते हैं वो वोटर वहां जाता है। देखिए, इनकी व्यक्तिगत जो एक राजनीति का एक जो लंबा एक अरसा हुआ है, और ये सत्ता में रहते हैं, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा मतदाता ये भ्रमित हो रहा है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो हमारे वर्ग के लिए आप कोई बात नहीं करते हैं, ना आरक्षण की बात करते हैं, आपने कौन से काम किए जो हमारे लिए काम किए। तो देखिए, इसमें एक चीज समझना होगा कि जिस तरीके से मायावती से दलित वोटर 2014 से शिफ्ट करके भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई काम इस मतदाता के लिए नहीं किया, क्योंकि 3 बारों की सरकार चुनाव हुए, चाहे 14 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 19 का हो। ऐसी स्थिति में मतदाता भ्रमित होता है, लेकिन अभी भी ये कद्दावर देता है कि अपने क्षेत्र में एक वजूद रखते हैं, और अखिलेश ने वही काम किया जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था। लेकिन 2017 की स्थितियां अलग थी, 2022 की स्थितियां बिल्कुल अलग है। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे है, और योगी की प्रतिष्ठा बहुत दांव पे लगी हुई है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने मठ के आसपास की 15-20 सीटें क्या सुरक्षित रख पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको
जो योगी की जो ये 10-15 सीटों पर कामयाबी की बात है, इसमें कहीं कहीं कोई सवालिया निशान भी लगता है, क्योंकि अभी हाल में सुनने में आया कि गोरखपुर में पोस्टर्स लगे और उन पोस्टर का विवाद हुआ, किसी में मोदी की फोटो थी, किसी में योगी की फोटो थी और इस तरीके के विवाद भी हुए। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के इन सवालों को लेकर के योगी जिस रास्ते पर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर लग रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से योगी जी को देख के भारतीय जनता पार्टी के पास अंदरूनी एक कलह है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक संघ के कहने से अचानक 2017 में एक मुख्यमंत्री पद के चेहरे में आ गए और योगी जी ने जिस तरीके से, ठीक है, उन्होंने काम किया, अपने क्षेत्र के लिए काम किया, उन्होंने जापानी बुखार पे काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी कलह है, स्वामी प्रसाद मौर्य वो जो जिस तरीके से आपका ये जो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव ओबीसी के नाम पे लड़ा गया और बाद में जो है योगी आदित्यनाथ को लाया गया, क्योंकि हिंदुत्व के वो एक फायर ब्रांड नेता है। और जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर की बात हो रही है, जिस तरीके से दीपोत्सव की बात हो रही है, विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो रही है, देखिए आज जनता को मंदिर से लेना देना नहीं है, आज जनता को विकास से लेना देना है, महंगाई से लेना देना है। डबल इंजन की जब सरकार होती है तो जनता को उम्मीदें ज्यादा होती हैं कि जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जनता ये सोचती है कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने क्या हमारे लिए काम किया। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, ये एक परेशानी है और बाबा को इसमें अपनी स्थिति बचाने के लिए एक निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा एक मतलब जिसे हम कहेंगे कि बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है बाबा की। अच्छा, इसमें बिना शंकर तिवारी या यूं कहे सीधे सीधे हरिशंकर तिवारी की कितनी भूमिका नजर आ रही है? नहीं, देखिए, हरिशंकर तिवारी का देखिए जो एक ब्राह्मण बोध का एक जो जिस मकसद से जो लाया गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हरिशंकर तिवारी बहुत ज्यादा इस समय इफेक्टिव है। देखिए, वहां पे कुछ सीटें बाबा के नाम पे मिलेंगी भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां मठ का एक जो मौजूद है और जिस तरीके से वहां स्थानीय मतदाता जब कोई शादी ब्याह होता है तो वो मठ जाते हैं, वो एक उनके कुलगुरु टाइप के जिस तरीके से कहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे हैं, उनका प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें चरणों में है वो सीटों का उतना इजाफा होना नहीं जा रहा है और बाइपोलर चुनाव है। अखिलेश के सामने जो मतदाता, देखिए एक चीज और मैं कहूंगा आपसे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोई विकल्प के रूप में ना कांग्रेस सामने थी, ना बहुजन समाज पार्टी सामने थी, तो समाजवादी पार्टी को जो एक फायदा मिला है वो एंटी कन्वेंसी और नाराजगी का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिपाठी जी, एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि जो ये छठे चरण का चुनाव है, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि 50% से ज्यादा ओबीसी है, दलित वोट की भी यहाँ पर अच्छी भूमिका है, 17% मुसलमान भी है। ऐसी स्थिति में क्या ओबीसी की भूमिका सबसे अहम होने जा रही है? निश्चित तौर पर ओबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, आपको याद होगा जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो मोदी के नाम पे ये सारा वोट वन साइडेड वोट भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था और वो 17 में भी रिपीट हुआ। दलित, ओबीसी और सारा मुसलमान को छोड़ के सारा वोट मोदी के नाम पे चला गया और उस समय योगी की कोई परीक्षा नहीं थी, ना अखिलेश का 12 में मैंडेट था, 12 में मैंडेट मुलायम सिंह का था, मुलायम सिंह से ओबीसी पूरा जुड़ा रहता था। अब जो 2022 का मैंडेट है वो अखिलेश का इंडिविजुअल मैंडेट होगा और योगी आदित्यनाथ का इंडिविजुअल होगा, क्योंकि वहां पे कोई मोदी का चेहरा नहीं चल रहा है। तो जो ओबीसी वोट है, छोटी छोटी जातियां हैं, वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका में होंगी और मुसलमान इस बार यूनाइट हो गया है। उसे मालूम है कि अगर हम कांग्रेस में जाते हैं तो मेरा वोट बेकार होगा, अगर हम बीएसपी में जाते हैं तो वोट बेकार होगा, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है तो मुसलमान वोट जितना भी ईवीएम में जाएगा वो वन साइडेड साइकिल में जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी चीज ये भी है कि 2012 में सपा ने 36 सीटें जीती थी और 2017 में 2 सीटें रह गई। अब ये 2 से कितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी का तो पहाड़ खड़ा है 46 सीटों का। मेरा आपसे पूछना, ये 2 से कितना आगे बढ़ जाएंगे?
नहीं, देखिए इसमें निश्चित तौर पर 2 सीटों से वो डबल फिगर पार करेंगे, क्योंकि कई लोग जो आए हैं इनके साथ, चाहे वो रामचंद्र राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो जितने भी कद्दावर नेता आए हैं, वो सीटों की संख्या बढ़ेगी। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि समाजवादी पार्टी 20-25 सीटों पे सेकंड नंबर पे रही थी, ये आपको समझना होगा। और जो परेशानी है, जो जनता के बीच आक्रोश है, जो जनता के बीच परिवर्तन का वोट है कि हमें बदलना है पूरे मामले को, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी काफी लीड करेगी। और भारतीय जनता पार्टी, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हर चरण में 15-20 सीटों का नुकसान उसका हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव न धार्मिक पोलराइजेशन पे हो रहा है, न ये चुनाव किसी लहर पे हो रहा है, न ये चुनाव मोदी के लहर के चेहरे पे हो रहा है, ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव हो रहा है। तो अब ये देखना होगा कितना किसको फायदा मिलेगा, ये तो 10 तारीख को सुबह से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, अभी मैं आपसे बात करता रहूंगा, आप बने रहिए। नितिन जी, ये बताइए कि वहां पर अभी हमारे त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि ना कोई लहर है ना कुछ है, जो कुछ है वो स्थानीय मुद्दे हैं। क्या स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ आप बता सकते हैं जिन पर वोट हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो रोजगार के मुद्दे हैं, क्योंकि जो जहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं 10 जिलों की 57 सीटों में, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोजगार का है। अगर रोजगार की बात करें तो गोरखपुर से लगाकर जितनी भी पूरी बेल्ट है जहाँ पर आज चुनाव हो रहा है, वहां से लोग जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी के अन्य जो जगह है वहां पर वो रोजगार के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का है, क्योंकि प्रवासी जो है वहां पर दूसरी अन्य प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि वहां पर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या या तो खेती है, और या तो फिर खेती के साथ जिनके पास ज्यादा बड़ी खेती है वो अपनी खेती देखते हैं। लेकिन जो छोटे गरीब किसान है वो अपने रोजगार, अपने पेट के भरण पोषण और परिवार के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं रोजगार के लिए। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर, कि अगर रोजगार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वोटर जो है वो दूसरी तरफ आकर्षित होंगे। जैसे कि भी बात करें, अगर मैनिफेस्टो की बात करें समाजवादी पार्टी के, तो उन अखिलेश यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा दिया कि 300 यूनिट लाइट जो है बिजली वो फ्री देंगे, पेंशन योजना जो है जो पहले चलती थी उसको बढ़ा के देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो लाभकारी जो योजनाएं हैं जो मैनिफेस्टो में लिखी गई है, वो वोटरों को कहीं ना कहीं जरूर जो है रुझाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक बात। त्रिपाठी जी, अभी आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हर चरण में 10 लगभग सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, और आपने कहा कि 5 चरण हो गए, ये जो छठा चरण है ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि आपको 5 चरण में क्या महसूस हुआ, और ये जो छठा चरण है इसमें क्या महसूस हो रहा है? नहीं, देखिए इसमें जिस तरीके से जो चुनाव में पहले फेज से देख रहा हूँ, और मुझे जो अपना एक राजनीतिक जो अनुभव है 30 साल की पत्रकारिता का, क्योंकि जब वोटर साइलेंट होता है और वोटर को मीडिया भी खोज रहा है, उसके बाद भी वोटर नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वोटर ने जो मन बनाया है, जो उसने परेशान, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 92% अपना 2017 का घोषणा पत्र पूरा करने का वायदा किया, तो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं एक ये जो उन्होंने बताया है ये बिल्कुल गलत है। अगर 92% कोई भी पार्टी अपना घोषणा पत्र पूरा कर देती है तो निश्चित तौर पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, किसानों को नाराज नहीं होना चाहिए। तो पहले चरण से जिस तरीके से जाट और गुर्जर और जो मतदाता शिफ्ट किया है राष्ट्रीय लोकदल में गया है, और लोकदल ने बहुत अच्छा चुनाव वहां लड़ा है, क्योंकि विकल्प के रूप में आरएलडी ही वहां थी, और अखिलेश ने बहुत अच्छी तरह भागते हुए 3 चरण के चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई लहर नहीं थी, नेक टू नेक फाइट हो रही है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी नीचे आ जाए, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इन चरणों में थोड़ी अपनी सीटें अगर बचाने में कामयाब हो जाती है, तो जो लीडिंग पार्टी होगी सरकार बनाने का न्योता उसे मिलेगा। और अब पोस्ट अलायंस की तैयारी हो रही है, 5 चरण हो चुके हैं, इन चरणों में मुझे कोई भी पार्टी डबल सेंचुरी के आसपास पहुंचती नजर नहीं आ रही है। ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प और नेक टू नेक है, भारी बहुमत की लड़ाई ना हुई है ना हो रही है, कोई ऐसी हवा नहीं चल रही है। अब प्रभात जी, क्या मैं ये मानूं कि ये जो छठा चरण है
इसका फोकस या इसका चेहरा योगी ही है? मोदी तो अब 7वें चरण में अपना ही प्रदर्शन करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जो 5वें चरण से जब हम मध्य से आगे बढ़ते हैं, अवध के बाद मध्य से जब आगे बढ़ते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि इस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का एक प्रभाव है। और उन्होंने जिस तरीके से टिकट अपने डिस्ट्रीब्यूट कराए, जिस तरीके से बहुत से टिकट बदले और योगी आदित्यनाथ की चली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ को बहुत परेशानियां थी। आपको बता दूं, विधानसभा के अंदर 200 विधायकों ने योगी के खिलाफ धरना दिया था। ये बीच में हो चुका है, लेकिन मोदी जी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि योगी जी ने जिस तरह सनातनी धर्म के लिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे विश्राम कॉरिडोर का मामला हो, इसमें काम किया है, दीपोत्सव ये सब किया है। तो जो संत को एक काम करना चाहिए था, उन्होंने ये काम किया। और इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर योगी जी का एक वजूद है और वो अपने वजूद का फायदा उठाएंगे। जो मोदी जी के चेहरे पे 46 सीटें आई थी, हम कहते हैं अगर उसमें 10 सीट भी कम हो जाए तो मान के चलो कि भाजपा का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भाजपा अपनी सीटें बचाने में कामयाब हो गई, क्योंकि मुझे भारी नुकसान दिखाई दे रहा था। अगर ऐसी स्थिति में योगी जी नुकसान को कम कर देते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और एक बात आप ये भी बताइए कि आपने एक बात की कही कि 92% अगर संकल्प पत्र पूरा हो गया होता तो मतदाताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आती, लेकिन आपको ये तो भी मालूम है कि कोविड आया, कितने संकट झेलने पड़े, और उसके बावजूद जो लाभार्थी हैं जिन्हें सिलेंडर मिला, फ्री राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत बिजली मिली और दूसरी योजनाओं में मकान मिल गया और उनको पानी नल से भेजा जा रहा है, ये जो जन धन योजना, ये जितना भी सब कुछ हुआ, क्या ये प्लस नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, इसको इस तरीके से समझिए, अगर ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को ये चीजें मिली तो दूसरे तरफ नकारात्मक बोल नहीं पड़ता है जिनको नहीं मिली। देखिए, आप ये दावा नहीं कर सकते, जनप्रतिनिधि जिस तरीके से दबाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश है, तो कहीं ना कहीं जनता को पूरा लाभ नहीं मिला है। अगर आप लाभ की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने योजनाएं चलाई, आपने धरातल में उतारा, लेकिन धरातल में सारे लोगों को अगर ये लाभ मिला, 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, आप ये सारी चीजें दे रहे हैं, ये सबको नहीं मिल सकती है, संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका नकारात्मक भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अखिलेश ने लैपटॉप बांटे थे, अखिलेश ने एक कम्युनिटी को अपने लैपटॉप बांट दिए, दूसरी को प्रभाव हुआ कि गांव में कहा ठीक है भैया, चुनाव आएगा हम देख लेंगे, आपने हमें नहीं दिया। तो जब ये योजनाएं लागू की जाती हैं तो इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होता है और अंतिम छोर में बैठे हुए सभी व्यक्ति को लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होता है। लेकिन मध्यम वर्ग भी परेशान है, किसान परेशान है, छुट्टा जानवर घूम रहा है, आपने उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए लेकिन रात भर वो रखवाली कर रहा है और रात भर परेशान हो रहा है। तो ये जो सारे स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे आप भर्ती का मामला ले लीजिए, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं, पढ़े पढ़े लिखे लोग जो है जिनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये सारी समस्याएं जो है वो ईवीएम तक जाएंगी। तो क्या मैं त्रिपाठी जी ये मानूं कि ये जा रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो स्थानीय, जो सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहा जो चला, या यूं हम मान के चले कि मुद्दे नहीं चले, केवल बयानों का शोर सुनाई पड़ा? देखिए, इसको देखिए, जैसे पिपरा घाट के पुल की बनाने की बात थी, वहां पे लोगों ने बहिष्कार किया, वोट नहीं दिया। आज भी अब अगर इस 21वीं शताब्दी में बहुत से गांव अगर बिजली और पानी और सड़क खरंजा से अगर वो महरूम हो जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया है, इसको मानना पड़ेगा। और मैं एक बात कहता हूं कि जो घोषणा पत्र जो भी पार्टी जारी करती है, वो घोषणा पत्र का अगर वो 40% भी काम कर दे तो निश्चित तौर पे सरकार रिपीट हो सकती है। 90 के बाद ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है कि कोई भी सरकार रिपीट हुई हो। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब वो ठीक है, डबल इंजन की सरकार आपकी थी, अब जनता के ऊपर आपने क्या इम्पैक्ट डाला है कोविड के बाद, क्या जनता जो परेशान थी
वो आपके राष्ट्रवाद पे आ जाती है, वो आपके सनातनी धर्म को मजबूत करने के इरादे पे आ जाती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जनता को इससे लेना देना नहीं है। जनता को छोटी छोटी चीजों से लेना देना है कि उसकी जेब में पैसा है कि नहीं है, उसके पास खाने के लिए और रहने के लिए छत है कि नहीं है। तो इन मुद्दों पे साइलेंट वोट पड़ रहा है और वोटर को समझना बिल्कुल ही कोई भी विश्लेषक नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये वोटर क्या चाहता है। ठीक बात। नितिन, क्या इस समय तक जो वोटिंग हो रही है वहां पर पूर्ण शांति है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है? आपके पास क्या कोई नई रिपोर्ट भी आई है क्या? जी तो यदि आपको अभी की इक्का दुक्का जगह जो है वो ईवीएम के खराब होने की बात आई थी, जिससे जिला प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा जो है उसे ठीक कराया, लेकिन इस तरह की भी कोई भी चुटपुट घटनाओं की कोई भी सूचना नहीं आई है, क्योंकि पुलिस बल अधिकतर बल तैनात किया गया है और जो एक्स्ट्रा पुलिस बल है वो भी तैनात किया है। वहीं अगर एक बात अगर बोलूं तो 2012 के अगर चुनाव की अगर बात करी जाए तो 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुमत में सरकार बनाई। तो उसके बाद जहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं 10 सीटों में, जो 57 सीटों में, वहां पर 36 सीटें 2012 में जीती थी। लेकिन अगर वही आंकड़े की अगर बात करी जाए 2017 के आंकड़ों की अगर बात करी जाए 2017 में समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी। जबकि अगर इन 5 सालों के विकास की अगर बात करी जाए, क्योंकि अखिलेश यादव जब गोरखपुर में रैली करने जाते हैं तो वहां पर अपनी जो उनके द्वारा विकास कार्य किए गए, लैपटॉप बांटे गए, उनका गुणगान भी करते हैं और बताते हैं इस बारे को। लेकिन अगर बात करी जाए तो इन 5 सालों में विकास अगर किया, लैपटॉप बांटे, तो जो आंकड़े थे, जो 36 सीटों के जो आंकड़े थे, वो एकदम से आखिरी में 2017 में 2 सीटें रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में बढ़त, तो बीजेपी ने बढ़ाई 46 सीटें आई। लेकिन अगर अब की बात की जाए 2022 की, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट है, और साइलेंट होने के साथ साथ मतदाता जो है वो बिल्कुल किसी को नहीं बता रहा है, क्योंकि कोरोना का भी उसके ऊपर असर पड़ा हुआ है। और जो कोरोना के समय में जो फ्री राशन और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी गई है, तो उसका असर कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में जरूर दिखाई देगा। त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना, आपने बड़ी मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी और बड़ा अच्छे आपने जवाब भी दिए। आपने एक वर्ड कहा कि अब अलाइनमेंट्स की भी बातचीत होने लगी है कि कैसे गठबंधन होगा, सरकार कैसे बनेगी, अगर बहुमत आता दिख नहीं रहा है, प्रचंड बहुमत नहीं आ रहा है, पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है, तो इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है? तो देखिए, अभी नितिन ने जिस तरीके की बात की, मैं फिर आपको एक बार बता दूं, 2017 का मैंडेट मोदी का मैंडेट था उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। लेकिन ये मैंडेट जो है वो योगी और अखिलेश का है, अपना इंडिविजुअल मैंडेट है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब मुझे कोई सरकार बनती नहीं दिखाई दे रही है, तो पोस्ट-पोल अलायंस में बीएसपी एक किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। और उसके अलावा कांग्रेस जाएगी समाजवादी पार्टी के साथ, और एक जनसत्ता दल जो राजा भैया का है 4 सीटें लेके आएंगे, कुछ एक आध सीटें एएमएम भी ले आएगा या आप ले आएगा, ये कभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी उपस्थित दर्ज कराई है और वोट में इन्होंने वोट को प्रकट किया है। लेकिन जो मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ बीएसपी का झुकाव लगातार पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मायावती को अपना हर शाम जैसे कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई और ये सारी चीजें, क्योंकि मायावती को एक प्रलोभन दिल्ली के लिए बड़ा दिया गया है। मायावती का अगर भतीजा आनंद यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है और 30-35 सीटें बीएसपी ले आती है, जो मेरी संभावना है कि उसको हम इस तरीके से आके कि 30-35 सीटें आ सकती हैं बीएसपी की, 19 सीटें पहले थी। तो ऐसी स्थिति में किंग मेकर बीएसपी होगी। और मैं फिर आपसे बताऊं कि पोस्ट-पोल अलायंस के लिए लोग अभी से तैयार हो रहे हैं, लोग संपर्क में हैं, लोग जिस तरीके से संपर्क में है। और आरएलडी की जो भूमिका है, देखिए आरएलडी का जो पृष्ठभूमि है, चाहे उनके पिताजी अजीत सिंह रहे हो, उनकी पृष्ठभूमि को समझ नहीं सकता है, वो सत्ताधारी पार्टी के साथ हमेशा रहते हैं। तो पोस्ट-पोल अलायंस के समय किंग मेकर बीएसपी होगी। अब ये देखना होगा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी पार्टी उभर के आती है, क्या समाजवादी पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी आती है। एक सवाल बस आखिरी में और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको बीजेपी की कितनी सीटें आती दिख रही हैं?
देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरा एक अपना एक तजुर्बा और प्रेडिक्शन है। भारतीय जनता पार्टी 160 170 के बीच में रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी पार्टी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, समाजवादी पार्टी का जो परसेप्शन है, समाजवादी पार्टी के परसेप्शन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता के सामने बाखूबी रखा है। और जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 125 से लेके 130 सीटें इन चरणों में कम होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी 2, 4, 5 पार्टी अगर सीट भी ज्यादा लेके आएगा, जो लीडिंग पार्टी होगी उसको गवर्नर बुलाएगा सरकार बनाने के लिए। तो जब गवर्नर जिसको बुला लेगा वहां पे ही लोग चले जाएंगे, जिसकी सरकार बन रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे 160 150 सीटों के बीच में दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी 120 130 सीटों के बीच में मुझे दिखाई दे रही है। मतलब बहुमत किसी को मिलने नहीं जा रहा है। तिवारी जी, आपने बहुत बड़ा संकेत दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपको अभिनंदन भी कि आपने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है। और परिणाम तो 10 मार्च को दिखाई देंगे, लेकिन आपका परसेप्शन, आपका विश्लेषण, आपके तर्क निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अकाट्य दिखते हैं। देखते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।